ये तो तय है कि हमारे बानी आजम खान हैं, इसकी वजह से हमें परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। यहाँ पर बुलडोजर की ही बात क्यों होती है? यहाँ पर डंडे की और बुलडोजर की ही बात क्यों होती है? ये यूनिवर्सिटी है, इसकी एक एक ईंट में एक एक बच्चे के सपने हैं। अगर एक ईंट टूटेगी, आदमी का सपने जब टूटेंगे। हम एक संचालित यूनिवर्सिटियों के दिवसीकरण के आदेश जारी करेंगे आपके शासन प्रशासन, तो फिर कैसे हम वो सपनों को साकार कर सकते हैं? तो जिस चीज़ के लिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो लग रहा है वो वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है और हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर में। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट है और इसी के बाहर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। जानकारी के मुताबिक RDA यानी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नोटिस जारी किया है जौहर यूनिवर्सिटी को और बताया कि आपके 40 में से जो 38 भवन हैं वो गैरकानूनी हैं, उनका नक्शा पास नहीं है। RDA का कहना है कि इन 38 इमारतों पर बुलडोज़र चलेगा। इसके खिलाफ लगातार रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। छात्र धरने पर बैठे हैं क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, यूनिवर्सिटी का सवाल है। छात्रों के साथ तमाम देश भर के लोग, पॉलिटिशियन रामपुर आ रहे हैं, जौहर यूनिवर्सिटी आ रहे हैं और सबकी एक मांग है कि जो सरकार कार्रवाई कर रही है उस पर रोक लगाई जाए। आरोप है कि ये सरकार आज़म खान के ऊपर लगातार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, जिसको आगे बढ़ाते हुए अब आज़म खान द्वारा बनाई गई जौहर यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो आइए कुछ छात्रों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला और आगे इस पर अभी क्या कार्रवाई चल रही है। पीछे हो जाओ यार, पीछे हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम उस्मान अली है और मैंने यहाँ 2025 में पास आउट हूँ बीटेक से। जी, मैंने देखा था ध्वसीकरण का जो आदेश दिया था वो बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत है। यानी कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में नाइंसाफ़ी पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो देश अपने आप को विश्व गुरु कहता हो और वो जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हो उसको ध्वसीकरण किया जाएगा। लेकिन सरकार कह रही है अवैध है। अगर अवैध है तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, जिस तरीके से वो अवैध बता रही है तो उसके लिए सोल्यूशन भी तो है ना। कानून और न्यायपालिका के दायरे में उसे बैठ कर ठीक भी तो किया जा सकता है ना। कुछ कमियां वो सही हो जाएंगी। अगर वो कह रही है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी में नहीं आता है, तो जब यूनिवर्सिटी संदर्भ 6 में बनी थी तो ये एरिया रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में नहीं आता था। उसके बाद संदर्भ 24 में रामपुर का एरिया बढ़ाया गया इसको और फिर रामपुर अथॉरिटी डेवलपमेंट में इसको शामिल किया गया। तो वो इसलिए चाल चल रही है कि वो अब नहीं है तो वो आप हमें बताइए, हम वो काम करने के लिए तैयार हैं पूरा अपना। अच्छा, यूनिवर्सिटी का निर्माण काफ़ी सालों पहले हुआ लेकिन कार्रवाई अब हो रही है। क्या लग रहा है, मतलब सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है या फिर यूनिवर्सिटी आज़म खान ने बनवाई है इसलिए इस प्रकार? नहीं, ये तो तय है कि हमारे बानी आज़म खान हैं, इसकी वजह से हमें परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया रामपुर में। यहाँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, मैं आपसे कहूँ मेरे वालिद नहीं है। मैंने जब एडमिशन लिया था कुल मैंने 5,000 रुपये जमा करके एडमिशन लिया था। मैं बात कर रहा हूँ पूरे इंडिया की बात। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी हो जो 5,000 रुपये आपको जमा करने के बाद इनरोलमेंट करा दी हो तो आप मुझे बता दीजिए। सिर्फ एक वाहिद जौहर अली यूनिवर्सिटी ऐसी है जो 5,000 रुपये लेकर अपने बच्चों को इनरोल कराती है और गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका देती है। लेकिन सरकार जो दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करती है, हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, वही सरकार का यूनिवर्सिटियों पर बुलडोजर चलाए तो कैसा लगता है? सरकार तो झूठ बोलती है हमेशा। सरकार तो बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती, शिक्षा को छीनना चाहती है बच्चों से। वो शिक्षा उन लोगों से छीनना चाहती है जिनके माँ बाप फैक्ट्री में काम करते हों, जिनके माँ बाप रिक्शा चलाते हों, जिनके माँ बाप जो मतलब सड़कों पे काम करते हों। मजदूर कैटेगरी के बच्चों से शिक्षा छीनना चाहती है ये सरकार। दमनकारी है ये सरकार। देखिए, कुछ और लोग में सेव एजुकेशन, सेव जौहर यूनिवर्सिटी, उनके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं। क्या डिमांड्स हैं आपकी? क्योंकि सरकार देखिए अगर हम मौजूदा हालात में देखें तो ऐसा लग रहा है कि हम शायद दोबारा हमें जंग आज़ादी की ज़रूरत है। क्योंकि 70-80 सालों के बाद 79 ईयर आज़ादी को होकर आज इस हाल में हम कभी भी हमें शिक्षा के लिए, इल्म के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे शिक्षण संस्थान, आपको ये पता होगा कि आगे बढ़ने के लिए, देश को विकसित होने के लिए जो मोदी जी ने विज़न देखा है कि 2047 में हम विकसित भारत बनेंगे, तो वो सपना मुझे लग रहा है कि शायद साकार ना हो पाए। क्योंकि जब हम शिक्षा का ही पिलर ध्वस्त कर देंगे, जब हम एक संचालित यूनिवर्सिटियों के दिवसीकरण के आदेश जारी करेंगे आपके शासन प्रशासन, तो फिर कैसे हम वो सपनों को साकार कर सकते हैं? तो जिस चीज़ के लिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो लग रहा है वो वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है और हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, बन जाए तो उन्हें संचालित नहीं कर सकते। ऐसे फैसले, ऐसे जजमेंट जो
पूरे समाज को प्रताड़ित करते हैं, पूरे समाज को आहत करते हैं। इससे ये सीधा संदेश है कि अब हमें एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। रामपुर में बहुत सारी इमारतें अवैध हैं, सरकारी भवन है वो भी अवैध बताए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इसी यूनिवर्सिटी पर नज़र क्यों बढ़ाए? सरकार यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, रामपुर में उनके पास क्या विकल्प है? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर मोर्चे पे सरकार विफल हो चुकी है। अब अपनी विफलता को छुपाने के लिए उनके पास क्या ऐसा मुद्दा है? यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज जुड़ा हुआ है, तो पूरी बौखलाहट के लिए एक ऐसा मुद्दा पकड़ा है सरकार ने जिससे पूरी खलबली मचे, पूरे देश में खलबली मचे। तो वो ऐसे इश्यूज़ लाते हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, और उन्होंने ऐसा फिर किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि यूपी में चुनाव आने वाले हैं, चुनावी स्टंट है, पोलराइजेशन की? ज़्यादा तो ये चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं, आप इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो इसका आकलन तो आप अच्छे से खुद ही कर सकते हैं। इसके बारे में मुझसे ना पूछे कि चुनाव सर पे हैं और बाकी इस तरह की चीज़ें जंतर मंतर पे आपने देखा। इस कार्रवाई के पीछे आजम खान कितना बड़ा फैक्टर लगता है? देखिए, आजम खान कोई फैक्टर नहीं है। अगर कोई आम आदमी की स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक आजम जैसे ही कायद की ज़रूरत है। ऐसे ही लीडर की ज़रूरत थी जो अधिकारों के लिए लड़ सकता था, सब कुछ कर सकता था, और उन्हें हद से आगे बढ़ने के बाद इस इलाके में जहाँ पर स्कूलों की हालत बदतर हो, वहाँ पर यूनिवर्सिटी का क़याम बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये तो जाहिर सी बात है, जो कुछ नहीं कर पाया आज़ादी के बाद उनके लिए तो तीखा गुजरेगा। नवाब रहे, सत्ता में लोग रहे, कुछ नहीं कर पाए, तो इस शहर के लिए, इस पिछड़े हुए इलाके के लिए इतना बड़ा काम करना एक चैलेंज तो है। उनको नागवार यूनिवर्सिटी बचेगी, बचाने के लिए आप लोग कब तक बैठेंगे? क्या ये हमें पूरा विश्वास है, अपने संविधान पे विश्वास है, अपने जुडिशरी पे विश्वास है, और शासन प्रशासन पे भी हमें भरोसा है कि देखिए अभी तक ऐसा देश में नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी आलीशान यूनिवर्सिटी को बनाने के बाद कहीं दिवसीकरण के आदेश दिए हों। ये एक सियासी हलचल है, उम्मीद है कि हमें शांत हो जाएगी कुछ समय के बाद। ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको गिराने के आदेश, 38 भवनों को गिराने के आदेश आए हैं, लेकिन जंतर मंतर पर भी एक मामला चल रहा था एजुकेशन में सुधार का, पेपर लीक का। वहाँ तमाम नेता पहुँच रहे थे, तमाम अपोजिशन पार्टियों के नेता पहुँच रहे थे, देश भर से छात्र पहुँच रहे थे। यहाँ उस तरह का माहौल क्यों नहीं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा है। मैं आपको वाजे कर देना चाहता हूँ कि देखिए, हमें कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ खड़ा नहीं करना है। यहाँ बच्चों का भविष्य दांव पे है, तो हमें कोई समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आ रहे हैं वेलकम, बट हमने किसी को भी इन्वाइट नहीं किया है, और हम नेताओं को और स्पेशली पब्लिक को भी कहते हैं कि हमारे कैंपस से थोड़ा बाहर रहिए, क्योंकि हमारा जो न्याय की मांग है, छात्र बैठे हो बहुत शांति के साथ बैठे हुए हैं, और हमें उम्मीद है कहीं से हम जीतेंगे। जब तक मामला पॉलिटिसाइज नहीं होगा तब तक इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। देखिए हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारा मामला कुछ गलत नहीं है। दूसरी बात, सरकार को इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के बाद जहाँ पे तालिब इल्म का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, 3000 लगभग बच्चे यहाँ पर एडमिशन्स हैं, रजिस्ट्रेशन हुए पड़े हुए हैं, लोगों का सेशन चल रहा है, ऐसे समय में यूनिवर्सिटी को गिराना और फैसला बुलडोज करने का देना एक मजाक है, और हमें पूरी आशा है कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। आप भी स्टूडेंट हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब अली है और मैं एक्स जौहरियन हूँ, जहाँ यानी कि पैरामेडिकल में पहला एडमिशन लेने वाला इस यूनिवर्सिटी के अंदर वाहिद में बंदा हूँ। कब से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज 9वां दिन है सर, और 9 दिन से हम जो आदेश दिया है प्रशासन ने उसको वापस कराने के एतबार से धरना प्रदर्शन में शामिल हैं सर। कब तक प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं? सर कब तक के लिए तो ऐसे कहिएगा कि बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन 28 जुलाई को हमें पूरा अपने न्यायालय पे भरोसा है कि 28 जुलाई को जो फैसला आएगा वो जौहर यूनिवर्सिटी के हक़ में आएगा, हमारी आने वाली नस्लों के हक़ में आएगा। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं जो कोर्ट फैसले कर रहा है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों से जुड़े जब मुद्दे होते हैं तो मुसलमानों को हार का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर मुद्दे 3 तलाक का हो, वक्फ का मामला हो या और भी हो, तो क्या लग रहा है यहाँ पे आपको न्यायालय पे भरोसा है, इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने कहा ना कि ये मेरे अजीज़ के हाथ में जिसकी तस्वीर है, तो जो संविधान बनाया उस पर भरपूर भरोसा है। 28 जुलाई को 2:00 पे एक आदेश आएगा, वो जौहर यूनिवर्सिटी के हक़ में आएगा। जो RDA ने डेमोलाइज करने के लिए 38 बिल्डिंग्स को डेमोलाइज करने के लिए जो दिया आदेश, उसे निरस्त करेगा। क्या लग रहा है कार्रवाई के पीछे आजम खान कितना बड़ा फैक्टर है? सर मैं मानता हूँ कि जिस क्षेत्र में हम और आप बैठे हैं, जो बिल्डिंग्स बनी हुई है जिनको RDA ने मतलब नक्शे के आधार पर बता दिया है, वो RDA में आते ही नहीं थी पहले। सर ये 2024 में ये क्षेत्र RDA में आया, और RDA जो आता है वो सिटी के करीब आता है, ये सिटी से 15 किलोमीटर दूर है, तो वो कहीं ना कहीं सियासी अदावतें हैं, वो खैर एक तरफ है, लेकिन ये तालीमी मामला है। मुझे पूरा भरोसा है जो फैसला देंगे वो पढ़े लिखे लोग हैं,
जो कोर्ट में बैठे हैं वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई का महत्व समझते हैं। तो उम्मीद है सर हमारी भावनाएं और आने वाली नस्लों को देखते हुए वो फैसला जौहर के हक में देंगे। अच्छा, ये बताइए, अगर इस यूनिवर्सिटी को आज़म खान ने नहीं बनाया होता, उसकी जगह अजय कुमार ने बनाया होता, तब क्या होता? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, हिंदू मुस्लिम जाति फैक्टर, इसी पे चल रहा है इसकी कहानी। लेकिन मेरा नाम भी देखो रोहित कुमार है और मैं हल्द्वानी, उत्तराखंड के हल्द्वानी से आया हूँ। मुझे जितना पता है कि 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और 20 साल इस यूनिवर्सिटी को हो गए चलते हुए, और इस यूनिवर्सिटी ने ना जाने कितने डॉक्टर दिए, कितने इंजीनियर दिए। वो जितने भी डॉक्टर इंजीनियर थे या और भी जो भी फील्ड में निकले, उसमें रोहित कुमार भी निकले, उसमें हमारे शादाब भाई भी निकले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हैं वो सब निकले। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ अली जौहर यूनिवर्सिटी का नाम ले, जैसे बहुत से देश दुनिया में आदमी सोच रहा है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ सिर्फ एक तबके के लोग पढ़ते होंगे, एक धर्म के लोग पढ़ते होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी है, जैसे भारतीय संविधान है उसमें सभी धर्मों को बराबरी से रहने का अधिकार है, वैसे ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते में सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के बच्चे पढ़ाई करते हैं और ये जितने भी बच्चे हैं उन सभी का भविष्य इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी एक एक ईंट में एक एक बच्चे के सपने हैं। अगर एक ईंट टूटेगी, आदमी के सपने टूटेंगे, उनके माता पिता के हौसले टूटेंगे। अच्छा रोहित भाई, आपको भी लगता है कहीं ना कहीं कि जो मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन है या फिर मुस्लिम लीडर्स द्वारा जो बनाए गए हैं उन पर सरकार की नज़र है? सरकार चाहती है मुस्लिम बच्चे ना पढ़ें, जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर इंस्टीट्यूशन बंद किए जा रहे हैं। देखो ना भाई साहब, ये जो यहाँ पर जो कहानी चल रही है ना, 80-20 की कहानी चल रही है। समझ रहे मेरी बात? 80-20 जहाँ भी मुस्लिम लोग हैं, मैं भी हल्द्वानी में रहता हूँ और जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ पर मुस्लिम बहुल्य इलाका है। जिस जगह पर मेरा जन्म हुआ, अगर मेरे घर पे जब दिवाली होती है ना, मैं उनके यहाँ मिठाई बांट के आता हूँ, और ईद होती है तो वो मेरे घर पे मिठाई दे करके जाते हैं। समझ रहे आप? तो मैं जिस ये हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है ना वो यहाँ से आती है। आपने कहा कि मुस्लिम लोगों, अरे भाई साहब ये जीती इसलिए रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप? जिस दिन देश का दलित और मुस्लिम SC ST OBC एक हो जाएगा, ये जो फांसीवादी सरकार है इसको उखाड़ना फेंकेगा, तब आप मुझसे कह देना। लेकिन ज़रूरत क्या है यहाँ पर? SC ST OBC यानी दलित और मुस्लिम OBC हम सबको एक होने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये जो हिंदू मुस्लिम की जो पार्टी, देखो नीट का जो पेपर लीक वाला आंदोलन हुआ, इसमें देश के जितने भी अंधभक्त थे उसमें उसका जो ग्राफ है बहुत नीचे गिरा है। जंतर मंतर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिल करके आंदोलन लड़ा। जुनैद भाई आज उसका जो है नुकसान झेल रहे हैं। उन्होंने क्या करा? उन्होंने हमारा पेट भरा, उन्होंने वहाँ के छात्रों का पेट भरा, वहाँ पे सेवा करी, लेकिन उनको उसकी सज़ा क्या मिली? उनकी बहन को परेशान किया जा रहा है, उनके जीजा को परेशान किया जा रहा है, उनके घर पर रोज़ पुलिस जा रही है। समझ रहे हैं आप? तो भाई साहब इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ना, मैंने क्या बोला, इस देश के मुस्लिम को, इस देश के दलित को, इस देश के OBC वर्ग को एक होना पड़ेगा, वरना ऐसे ही हम लोग पिटते रहेंगे, मारे जाते रहेंगे। मेरी बात रोहित भाई, कब तक आप यहाँ पे धरने पर बैठेंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। समझ रहे हैं आप? अब तो भाई आर्या पार की लड़ाई है। अब चाहे तुम हमें गोली मार दो, ये सीना तैयार खड़ा है, या फिर ये यूनिवर्सिटी है कि अगर इस यूनिवर्सिटी पे एक पंजा चलेगा पीला वाला, ये बुलडोज़रवादी जो सरकार है ना, तो उसके लिए सबसे पहले रोहित को इन्हें सामना करना पड़ेगा, तब इस बुलडोज़र पे कोई चलेगा। और एक बात और कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी कर देंगे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को कहीं नहीं जाने देंगे। ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इससे हमारी उम्मीद है, एक ईंट खिसकेगी तो हमारे सपने टूटेंगे, मेरे परिवार के हौसले टूटेंगे। तो हम सब तब तक बैठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया रोहित जी। न्याय के लिए लोग बैठे हैं यहाँ पर। अभी एक छात्र और हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम काशान मलिक है। आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते जी मैं एलुमनाई एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और मैंने लॉ कंप्लीट किया है और रिसेंटली प्रैक्टिस में हूँ। हमारी डिमांड सिर्फ़ और सिर्फ
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से ये है, और मुझे पूरी उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से, मुझे उम्मीद है कि वो इदारे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठे हैं वो सब यही उम्मीद रखते हैं कि जो गवर्नमेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा कि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनका जो आज 8 दिन 9 दिन धरने के हो गए हैं, उनको ये कहीं ना कहीं एहसास ज़रूर होगा कि कहीं ना कहीं उनके भी बच्चे कहीं इस यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे या और जगह भी पढ़ रहे होंगे। तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इस यूनिवर्सिटी को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्या वजह है? भाई इस यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, अब चलिए ये तो एक मुद्दा बन गया, तो इस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। अगर इस देश की किसी भी यूनिवर्सिटी को, चाहे वो हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, ये हमें कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इस देश में रहने वाले हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सब आपस में भाई हैं। ये जो चीज़ है, ये आपकी देखने का नज़रिया इसका अलग हो सकता है, लेकिन हमारे लिए एकेडमिक तरीके से जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, हिंदू मुस्लिम सब भाई हमारे एक से पढ़ रहे हैं। और मैं आपके कैमरे से ये बात कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मुस्लिम भाई हमारे आगे आएँ और वो इसमें एडमिशन लें, इस यूनिवर्सिटी में। आप देखिएगा, जब वो एडमिशन लेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी में हिंदू मुस्लिम भाई पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा बताइए, कितने इसमें मुस्लिम स्टूडेंट पढ़ते हैं, कितने नॉन मुस्लिम पढ़ते हैं? देखिए ये तो चीज़ आपको एडमिशन सेल से पता लगेगी। जी, मैं वही बता रहा हूँ। ये है कि मतलब अच्छी तादाद में है, नॉन मुस्लिम भाई भी हमारे अच्छी तादाद में है। कल बहनें भी आप बैठी थी, काफ़ी मीडिया भाई बंधुओं ने हमारे बात की उनसे, और उन्होंने बताया भी, 2 हमारे भाई भी बैठे हुए थे, काफ़ी तादाद में है हमारे, और वो होंगे। आप उनसे भी बात कीजिएगा, वो आते जाते जा रहे हैं क्योंकि थके हुए भी हैं बच्चे। एक महिला भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रौनक खान है। आप भी यहीं से पढ़ी हुई हैं? मैं मुरादाबाद से हूँ, लॉ कंप्लीट हुआ है और अभी LLM करने की तैयारी है, यहीं से करेंगे विश्वविद्यालय से, जौहरी विश्वविद्यालय से। पर बुलडोजर चलाने का आदेश आया है, बताया जा रहा है 38 भवन अवैध हैं, उन पर अब कार्रवाई होगी, इसको किस तरह से? 38 भवन अवैध हैं, ये सरकार कह रही है। सरकार हमें और पूरे समाज को पहले ये दिखा दे कि जितने भी भवन अभी तक, चाहे वो संसद भवन हो या राजनीतिक भवन हो या आधिकारिक भवन हो, उनको पहले सरकार सबके समाज को दिखा दे ना, आईना सामने लाए पहले से। और एक यूनिवर्सिटी ही क्यों उनको ये गलत दिखाई दे रही है, इस पे बुलडोज़र चलाना उनका राजनीतिक एक चिड़न या राजनीतिक कहेंगे दस्तावेज़ जो भी है वो है, लेकिन इस पे कोई भी गलत तरीके से इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ये गलत तरीके से बनाई गई है यूनिवर्सिटी के ना कोई दस्तावेज़ गलत हैं, बिल्कुल सही दस्तावेज़ हैं, इसके सारे पेपर्स ठीक हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती राजनीतिक चिड़न निकाली जा रही है और बच्चों के फ्यूचर को दांव पर लगाया जा रहा है। और अभी 3000 बच्चों की ही बात नहीं है, आने वाले समय में इसमें लाखों बच्चा पड़ेगा। कब से आप यहाँ पर आ रही हैं, कब से प्रोटेस्ट कर रही हैं? नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही हूँ। स्टार्टिंग से। आपका क्या जुड़ाव है इस यूनिवर्सिटी से? मेरा हार्डली जुड़ाव भी है, मेंटली जुड़ाव भी है, मैं एडवोकेट भी हूँ, तो जाहिर है कि शिक्षा के लिए मुझे और मेरे जैसे लोगों को, सब पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे तबके के बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के फ्यूचर का आने वाले टाइम में, क्योंकि हमारे यहाँ से आसपास कोई यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी धरोहर जो देश की है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कोई आसपास नहीं है, जो कि आज जो यहाँ मौजूद है, रामपुर विश्वविद्यालय, मौलाना मोहम्मद आज़ाद जौहरी विश्वविद्यालय यहाँ मौजूद हैं। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इतनी प्यारी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ की तालीम भी बहुत अच्छी होती है। बच्चों से मैंने यहाँ पर बात की है कि यहाँ बहुत अच्छे से लोग पढ़ते हैं, बच्चे भी, और बहुत एक का इत्तेफाक रहता है, कोई यहाँ परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो है, ये सरकार को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो होनी नहीं चाहिए। शिक्षा सरकार चाह नहीं रही कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। भाई आप पढ़ेंगे, पढ़ करके आगे बढ़ेंगे तो आप सरकार से सवाल भी तो करेंगे, तो ये चीज़ है। सरकार क्या चाहती है, सब अनपढ़ रहें, गरीब रहें? हाँ बिल्कुल, देखिए बेरोज़गारी की तरफ लेकर जा रही है सरकार, जहालत की तरफ। आप बताइए, हमारी खुद इस टाइम मौजूदा सरकार में कितने हमारे मंत्री और सारे लोग जो हैं कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आप मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, आप प्रधानमंत्री को ले लीजिए, शिक्षा मंत्री जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन और भी जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा हो गया कल। हाँ वो कल हुआ है, लेकिन वो भी देखिए उन्होंने भी जैन जी को, खुश है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है? आपके धर्मेंद्र प्रधान जी का हुआ है इस्तीफा, कल ही हुआ है।
खुश हैं, लेकिन इसमें भी कोई ना कोई राजनीतिक है, कुछ ना कुछ तो किया गया है। इतना आसान नहीं था उनका इस्तीफ़ा लेना, और उन्होंने इतनी खुशी खुशी इस्तीफ़ा दिया है। मुझे लगता नहीं ये बहुत आसान है। आने वाले समय में युवाओं को और तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ माइंड पूरा यूज़ किया गया है। ये आंदोलन कितना बड़ा चलेगा, कब तक चलेगा? आंदोलन तो देखिए, आंदोलन तो इन्होंने बनवाया गया है। ये क्यों चलाना चाहते हैं बुलडोज़र? बुलडोज़र क्यों चलाना चाहते हैं? क्यों शिक्षा को ख़त्म करना चाहते हैं? शिक्षा को धीरे धीरे समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं। आंदोलन तो एक दिन भी ना चले, लेकिन आंदोलन चलाने की वजह क्या है? जब उन्होंने 38 भवनों को कहा है कि ढा दिया जाएगा, भाई आप ये देखिए ढाने में कितना थोड़ा सा टाइम लगता है और बनाने में कितना समय लगता है। आप अपने घर ही बनाते हैं तो उसमें कितना समय लगता है? छोटी सी इमारतें बनाने में लोगों को समय लगता है। अगर आप इसको ढाएंगे तो आपको देश की सारी जितने भी राजनीतिक ऑफिस हैं या और बहुत सारे हॉल बने हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको भी आप पहले नक्शा दिखाएं, उनको भी ऐसे ही ढाएं। अच्छा, सरकार तो दावा करती है पढ़ाने लिखाने का, आपको लगता नहीं सरकार कुछ वैकल्पिक तरीका भी खोज लेगी अगर बुलडोज़र चलता है? बिल्कुल खोजना चाहिए। बुलडोज़र ही कोई एक लास्ट स्टेज नहीं होती है कि हर चीज़ में आप लें और उठाएं और आप एकदम आदेश पारित कर दें कि भाई बुलडोज़र चलेगा। इसमें और भी रास्ते हो सकते हैं और बात की जा सकती है। सभी बातें, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे किसी भी तरह की बातें होती है, एक मंच पर होती है या फिर एक टेबल पर होती है। तो आप बात करें, जो भी हो मसले निकालें, हल निकालें उन चीज़ों के। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से जंतर मंतर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, अगर यहाँ पर होता है तो आप लोगों को डर नहीं लगता? नहीं, बुलडोज़र की जब उन्होंने वो कही तभी डर नहीं लगा। तो लाठीचार्ज की बात आती है, सबसे पहली बात तो यह है कि लाठीचार्ज क्यों होगा? जो लाठीचार्ज कर रहे हैं वो क्या कभी स्टूडेंट नहीं थे? या जो लोग आदेश पारित करेंगे लाठीचार्ज के, या वो स्टूडेंट नहीं थे? और लाठीचार्ज करना क्या है, मतलब क्या है? ये तो एक गुंडागर्दी है ना। डर लगता है आपको? नहीं लगता? किस बात का डर? अगर लाठीचार्ज हो गया तो यहाँ पे मतलब क्यों डरेंगे? मतलब मौत तो आनी है ना, सभी को आनी है। क्यों डरेंगे और क्यों करेंगे कोई लाठीचार्ज? मतलब आपने कुछ भी आप उठा लेंगे और एकदम से बुलडोज़र चला देंगे, लाठीचार्ज कर देंगे। मतलब जो पुलिस है, जो प्रशासनिक लोग हैं, क्या वो लाठीचार्ज करने के लिए ही उनको प्रशासन में रखा गया है? उनके और कोई कार्यधर नहीं है? वो कुछ और काम नहीं करेंगे? या वो देश में सिर्फ लाठीचार्ज के जब आप आदेश पारित कर देंगे और आप लाठीचार्ज करवा देंगे स्टूडेंट्स में? क्यों कराएंगे आप लाठीचार्ज? यहाँ पे स्टूडेंट अपनी मांग के लिए बैठे हैं, अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए बैठे हैं, अपने फ्यूचर को बचाने के लिए बैठे हैं, अपनी एजुकेशन को बचाने के लिए बैठे हैं। यहाँ लाठीचार्ज क्यों होगा? बच्चों पे लाठीचार्ज क्यों होगा? आप भी एक स्टूडेंट हैं, आपका ही सवाल आप ही से पूछ रही हूँ। क्या आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते आपके ऊपर आदेश आ जाए भाई इस लड़के को उठा करके लाठीचार्ज करो, क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? आप लड़ेंगे नहीं? आप लड़ेंगे आप लोग? मतलब बिल्कुल लड़ेंगे। हम अपनी न्यायपालिका से बिल्कुल लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और लगातार इसकी बात करेंगे कि भाई लाठीचार्ज क्यों होगा, वजह पता चले कि भाई लाठीचार्ज क्यों होता है। कह देंगे वो तो आप अवैध तरीके से बैठे हैं, परमिशन नहीं है, कुछ भी अब अवैध तरीके से आप भी तो लगातार वो कर रहे हैं, लगातार बुलडोज़र चला रहे हैं। कभी किसी चीज़ पर बुलडोज़र चल रहा है, कभी कहीं बुलडोज़र चल रहा है, भवनों पर बुलडोज़र चल रहा है, अब यूनिवर्सिटी पर नौबत आ गई है। तो ऐसे कब तक बुलडोज़र चलता रहेगा? ये बुलडोज़र की सरकार है। यहाँ पर बेरोज़गारी को लेकर के कोई बात नहीं होगी, यहाँ पर कारोबारों को लेकर कोई बात नहीं होगी, युवाओं की पढ़ाई लिखाई, शिक्षित होने के बाद उनको जॉब के लिए कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर बुलडोज़र की ही बात क्यों होती है? यहाँ पर डंडे की और बुलडोज़र की ही बात क्यों होती है?